नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। इस वक्त हल्द्वानी में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति जारी है और मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। सीधे रुख करते हैं। सारे विकास के काम होते रहे और वैक्सीनेशन भी एक वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, दूसरी वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, तीसरी बूस्टर डोज के रूप में वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई। और केवल इंडिया के अंदर ही नहीं, भारत के बाहर भी 20 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन देने का काम जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ है। करोड़ों लोगों तक अनाज पहुंचा है, करोड़ों लोगों को टीका मुफ्त में लगाया गया, रसोई घरों से धुआं हटाया गया, हमारी सीमाओं को सुरक्षित बनाना हो, ये सभी कार्य पिछले 8 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण से ही, उनके तप के कारण से ही संभव हुए हैं। आज भारत विकसित देशों में न केवल उनके बराबरी पर खड़ा हो गया है, बल्कि उनकी आंखों में आंखें डालकर अपने हितों की भी बात करता है। पहले की और अब की तुलना में जो है इस प्रकार का अंतर आ गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आज कूटनीतिक संबंधों का भी एक नया अध्याय लिख रहा है, जिसमें भारत के हित सर्वोपरि होते हैं। किसी भी देश में मोदी जी जाते हैं तो पहले भी प्रधानमंत्री देशों में जाते थे, दुनिया के देशों में जाते थे, पता तक नहीं लगता था कि प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है। आज पूरी दुनिया में खलबली मची होती कि मोदी जी का जापान दौरा हो रहा है, मोदी जी का फ्रांस में दौरा हो रहा है, आज जर्मनी में दौरा हो रहा है, आज मोदी जी G24 में अपना भाषण दे रहे हैं। पूरी दुनिया टकटकी लगाकर देखती कि मोदी जी का एक्शन क्या हो रहा है। भारत का मान सम्मान इस प्रकार से दुनिया में बढ़ा है। वो समय अब बीत चुका है जब भारत को समझौते करने पड़ते थे। अब भारत समझौते नहीं करता है। जैसा अभी आखिरी दुष्यंत गौतम जी बता रहे थे कि गोली का जवाब गोली से दिया जाता है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि गोलों से दिया जाता है। ये किसके नेतृत्व में हो रहा है? मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते आप कल्पना नहीं कर सकते, मेरे लिए वो पल एक गौरव का पल होता है जब मैं किसी सैन्य परिवार से मिलता हूं और उनकी आंखों में मैं एक भारत के नेतृत्व के प्रति जो आत्मविश्वास दिखता है। मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत बन रहा है, एक ऐसा भारत बन रहा है जो दुनिया को दिशा देने का काम करेगा। वरना एक समय था जब हमारे सैनिकों को अपने बूटों के लिए, अपने जैकेट के लिए, अपने अच्छे कपड़ों के लिए, जो -डिग्री तापमान में काम करते हैं, उसके लिए उनको बार बार कहना पड़ता था, लेकिन बार बार कहने के बाद भी उनको नहीं मिलते। तो कार्य समिति ने अगले 100 दिन का रोड मैप तैयार किया है। पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। अगली खबर का रुख करते हैं, विधान परिषद की जंग की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इनमें केशव प्रसाद मौर्य, जसवंत सैनी, चौधरी भूपेन्द्र सिंह, दयाशंकर मिश्र, दयालु, JPS राठौर, नरेंद्र कश्यप, दानिश आजाद, बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा का नाम शामिल है। MLC चुनाव के लिए सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव का भी नाम चर्चा में था। हालांकि अंतिम लिस्ट में उनका नाम नहीं है। बीजेपी की ओर से जारी की गई लिस्ट में 7 ऐसे नाम हैं जो मौजूदा सरकार में मंत्री हैं। योगी मंत्रिपरिषद में शामिल ये सभी सदस्य फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में इनके लिए विधान परिषद की सदस्यता हासिल करना अनिवार्य है। इसलिए इन नामों को पहले से ही तय माना जा रहा था। जबकि 2 नाम बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा को विशेष रणनीति के तहत बीजेपी ने उनको विधान परिषद भेजने की तैयारी की। हालांकि इन दोनों सीटों पर पहले बीजेपी नेता प्रियंका रावत, संतोष सिंह, अमरपाल मौर्य और अपर्णा यादव का नाम चर्चा में था। इनमें से MLC सीट के लिए अपर्णा यादव की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही थी, क्योंकि अपर्णा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। तब ऐसी अटकलें थी कि उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में अनुमान था कि बीजेपी उन्हें विधान परिषद तो जरूर भेजेगी। हालांकि यहाँ उन्हें कोई खुशखबरी फिलहाल तो नहीं मिली।
वहीं बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी विधान परिषद चुनाव के लिए चारों एमएलसी के नाम फाइनल कर दिए। साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में चारों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भी कर दिया। सपा एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट में स्वामी प्रसाद मौर्य, सोबरन सिंह यादव के बेटे मुकुल यादव और जसमीर अंसारी के साथ शहनवाज खान का नाम है। भारी मंथन के बाद अखिलेश यादव ने किसी सवर्ण को टिकट नहीं दिया, क्योंकि सपा के जयशंकर पांडे, विनय शंकर तिवारी, पवन पांडे और अरविंद सिंह गोप का नाम काफी चर्चा में था, लेकिन सपा ने इनमें से किसी को भी टिकट नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर सपा गठबंधन में शामिल सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का नाम सपा एमएलसी की सूची में नहीं है, जिसके बाद इस पर सवाल खड़े हुए और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में राजभर समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करते हैं या फिर नहीं। वहीं अखिलेश यादव ने चारों प्रत्याशियों को बधाई दी। खुशी है कि जनता की आवाज को, किसान, मजदूर, नौजवानों के सवालों को अपर हाउस में बड़ी जिम्मेदारी के साथ रखने का काम करेंगे। मैं चारों लोगों को बधाई देना चाहता हूं। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ साथ जितने भी सदस्य आज नामांकन किए, मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं। इधर महान दल ने सपा के साथ खत्म कर दिया अपना गठबंधन। केशव देव मौर्य ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। विधानसभा चुनाव में सपा के साथ आए थे केशव देव मौर्य। उत्तर प्रदेश में सपा की तरफ से एमएलसी उम्मीदवारों के ऐलान के बाद राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। इस बीच महान दल ने समाजवादी पार्टी के साथ अपना गठबंधन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने गठबंधन तोड़ने की घोषणा करते हुए समाजवादी पार्टी पर उपेक्षा का आरोप लगाया। एमएलसी सीट नहीं मिलने से केशव देव मौर्य काफी नाराज थे। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि दबाव डालने वालों को राज्यसभा और विधानसभा भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश बात तक नहीं करते, अब सपा को मेरी जरूरत नहीं, इसलिए अलग हो रहा हूं। चुनाव लड़ने जाएं तो एक विवाद वहां खड़ा रहे, जिसको हम प्रभारी बना रहे हैं वो लड़ने के लिए तैयार रहेगा। तो जब ये लड़ने जाएंगे तो वो एक विरोध में खड़ा हो जाएगा और चुनाव केशव देव मौर्य नहीं जीत पाएंगे। तो यही बिलसी में भी किया गया। बिलसी में इसी तरह हमारे समाज की एक महिला को चुनाव लड़ने का आश्वासन नाम तक दिया गया, उससे पैसे खर्च कराए गए और टिकट हमें दे दिया गया। मैंने कहा जब उससे टिकट आपने उससे तैयारी कराई तो उसे टिकट दे दीजिए उस महिला को, लेकिन मुझे टिकट देकर एक विवाद खड़ा किया गया और वो दूसरी पार्टी से वो चुनाव लड़ी और अंत में समाज टुकड़ों में बटा और मैं चुनाव हार गया। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी ने कभी भी महान दल का और मुझे सम्मान नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी में मेरी जरूरत नहीं है, वहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों की जरूरत है, जो सवाल न पूछ सकें, जो आवाज न उठा सकें, जो समाज के साथ अन्याय होने पर एक शब्द न बोल सकें, ऐसे लोगों की जरूरत है। तो सभी लोगों को अगर कठपुतली की जरूरत है तो अपना चुनाव अपने हिसाब से पार्टी चलाएं। तो अब सीधे रुख कर लेते हैं लखनऊ का, जहां अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, केशव देव मौर्य काफी नाराज लग रहे थे, बेहद नाराज, और तर्क टिप्पणी की है उन्होंने और गठबंधन तोड़ने का ऐलान भी किया। देखिए सोनल, 2022 के पहले जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तमाम गठबंधनों से पार्टियों से गठबंधन किया था और मजबूती के साथ 2022 में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। हालांकि कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन जो छोटी छोटी पार्टियां थी वो उनकी भी अपेक्षाएं थी, वो बड़ी उससे उम्मीद से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। हालांकि भले ही कोई सीट ना ला पाए हुए, उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी लगातार जो उनके सहयोगी दल थे, सबसे पहले शिवपाल यादव की जो नाराजगी जाहिर हुई थी, उसके बाद आप देखिए महान दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केशव देव मौर्य, उनकी भी नाराजगी जाहिर हुई है। और उसके बाद जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान हैं, वो भी नाराज दिख रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि लगातार चुनाव के बाद जिस तरीके से राज्यसभा भेजने की जब बारी आई तो तमाम जो दल थे, वो चाहे ओम प्रकाश की बात करें या फिर जो छोटी पार्टियां हैं जन सोशलिस्ट पार्टी की बात करें या फिर केशव देव की बात करें, ये लोग सोच रहे थे कि समाजवादी पार्टी उनको चाहे जो राज्यसभा भेज सकती है या फिर अगर राज्यसभा नहीं भेजेगी तो कहीं ना कहीं विधान परिषद जरूर भेज सकती है। लेकिन अब इन सब की जो उम्मीदों पर कहीं ना कहीं पानी फिर चुका है। पूरी और उसकी बात करें
तो 2024 को देखते हुए अखिलेश यादव ने 4 प्रत्याशी जो घोषित किए हैं, इसमें खासकर 2 ओबीसी के जो स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर एक और बाकी 2 जो मुस्लिम चेहरे हैं उनको लेकर, क्योंकि इसमें चारों सीटों में जो आजम खां की कोई मुझे लगता है ज्यादा चली है। आजम खां इस वक्त मजबूत स्तंभ है समाजवादी पार्टी के और उनका काफी दबदबा रहता है। वो कभी नाराज हो जाते हैं तो अखिलेश यादव उनको मनाने के लिए पहुंचते हैं, उनकी हर बात समाजवादी पार्टी में मानी जाती है। तो ऐसे में जो छोटी पार्टी थी वो उनको कहीं न कहीं निराशा हाथ लगी है। अब ओम प्रकाश राजभर भी की कहीं न कहीं नाराजगी जाहिर हुई है कि उनका जो बेटे हैं अरविंद राजभर, वो भी विधान परिषद का जो है दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन इस जो लिस्ट में उनका नाम नहीं दिखा है। अब देखना होगा क्या समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन कई पार्टियों से हुआ था वो 2024 तक चल पाता है या फिर बिखर जाएगा। क्या 2024 की लड़ाई समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी या फिर और जो पार्टियां वो शामिल होंगी? फिलहाल अभी जिस तरीके से असमंजस की स्थिति थी वो खत्म हो चुकी है। विधान परिषद के जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी ने जो 9 प्रत्याशी की लिस्ट वो भी जारी कर दी है। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से जो गठबंधन की बात कर रही थी या फिर अखिलेश यादव से मैंने जब सवाल किया, ओम प्रकाश नाराज हैं तो उनका कहना था कि 2024 में मैं उनके साथ लड़ूंगा, यानी कहीं ना कहीं उनकी बात बिल्कुल। लेकिन अनूप एक बात है, बार बार इस तरह से बदलेंगे और जो विश्वास कर रहे हैं उनको विश्वास में लेकर यदि नहीं चलेंगे तो 2024 की राह भी इतनी आसान नहीं होगी। अखिलेश को जरूर समझना चाहिए कि वैसे ही उनके सगे रिश्तेदार उन्हें पहले ही ये दे चुके हैं सबक, उसके बाद अब जो नए जुड़ रहे हैं उनके साथ भी यदि ऐसा करेंगे तो वाकई में अभी 2024 में बहुत समय नहीं रह गया है। बहुत शुक्रिया अनूप कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यूपी के सभी ज्वलंत मुद्दों को लेकर बड़ा बयान दिया। सबसे पहले उन्होंने आज जारी किए बीजेपी की 9 एमएलसी प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। साथ ही लोकसभा उपचुनाव को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा। पार्टी ने अपने विधान परिषद चुनाव में सभी प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है। सभी प्रत्याशियों ने समाज में उत्कृष्ट कार्य किए हैं और बहुत ही मेहनती, ईमानदार, कर्मठ प्रत्याशी हैं और सभी भारी बहुमत से चुनाव जीते हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाएं थी वो घर घर पहुंची हैं। आदरणीय योगी जी की जो लॉ एंड ऑर्डर था और जो योजनाएं थी वो घर घर पहुंची हैं। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि रामपुर और आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इस बार झंडा बुलंदी की तरफ फहराएगी। दोनों प्रत्याशी हमारे भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। जो भी सूचना दे रहे हैं, चूंकि ये गोपनीय मामले हैं और सरकार उनकी जांच करा रही है, उत्तर प्रदेश राज्य में सब लोग सुरक्षित हैं और किसी को भी सुरक्षा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सब लोग सुरक्षित रहें और जहां कहीं भी कोई गड़बड़ी करेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के करीबी और सपा एमएलसी प्रत्याशी शाहनवाज खान ने नामांकन भरने के बाद जनता टीवी से खास बात की, जिसमें उन्होंने आजम खान और अब्दुल्ला आजम का धन्यवाद किया और कहा कि मुझे जनता की सेवा करने का मौका मिला है। सर, शाहनवाज जी हैं जो अभी नामांकन किया है, सर क्या किस तरीके से एक बड़ा मौका मिला है, पार्टी ने दिया है, किस तरीके से इसको देखते हैं सर? ये बहुत बड़ा मौका है और ये नसीब वालों को मिलता है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी माननीय मोहम्मद अखिलेश यादव जी, मोहम्मद आजम खान साहब, अब्दुल्ला आजम खान साहब, मेरे वालिद मोहतरम, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और जो लोग भी पिछले इस पूरे वक्त में मेरे साथ जुड़े रहे मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। सर, ओबीसी को लेकर एक थी कि आप अगर आएंगे तो ओबीसी कहीं न कहीं जुड़ेंगे क्योंकि आगे 2 सीटों पर चुनाव होने वाला है। दोनों सीटों पर दर्ज करेगी समाजवादी अपनी जीत। तो दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी दर्ज करेगी, जी शाहनवाज जी का कहना था। और आज नामांकन दाखिल किया है अपना विधान परिषद के लिए। और खबर रियाद के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। इधर अगली खबर का रुख कर लेते हैं, बात करते हैं कानपुर की। यहां पर हुई हिंसा के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। इस मामले में अब तक 54 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे जांच बढ़ते हुए हिंसा में शामिल और लोगों की पहचान के लिए अब फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर से सबूत भी जुटाए हैं। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल क्राइम सीन रिक्रिएशन कराया और छूटे साक्ष्यों को इकट्ठा किया। वहीं यूपी पुलिस कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के गिरफ्तार 3 सदस्यों के बैंक खातों की जांच करेगी। पुलिस की नजर इस बात पर भी है कि क्या इनके बैंक खातों में भारत के बाहर से पैसा
आता था। पुलिस इन आरोपियों के बैंक खातों में बाहर से आए पैसों के बारे में जानकारी जुटाएगी, साथ ही ये भी पता लगाएगी कि अगर पैसा आता था तो कहां से। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने सैफुल्लाह, मोहम्मद नसीम और मोहम्मद उमर को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी सीए और एनआरसी के दंगों में भी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे। अब कानपुर हिंसा की जांच के दौरान तीनों का कनेक्शन सामने आया। पुलिस के मुताबिक पिछले शुक्रवार को हुई हिंसा में इन तीनों ने पत्थरबाजों को जुटाने का काम किया था। ये तीनों ही हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता जफर हयात हाशमी के संपर्क में थे। पिछले कुछ दिनों से देश में अलग अलग राज्यों में जिस तरह पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं, कहीं ना कहीं पीएफआई कनेक्शन इससे जुड़ता आया है और कानपुर हिंसा के बाद तो ये और भी साफ हो गया। इधर वाराणसी में ज्ञानवापी मामले की बात करें तो इससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका खारिज कर दी गई है। जिला जज महेंद्र प्रसाद ने खारिज की याचिका। शिवलिंग की नियमित पूजा करने की मांग थी। दरअसल इस याचिका में पूजा पाठ के अधिकार को लेकर ये याचिका लगाई गई थी, जो कि खारिज हो चुकी है। तो वज़ूखाने में है शिवलिंग और इसको देखने के बाद नियमित पूजा की मांग कर रहे थे अविमुक्तेश्वरानंद जी। लगातार उन्होंने मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी थी। वहीं दूसरी तरफ अब चूंकि याचिका खारिज हो चुकी है, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां नियमित पूजा की मांग के संबंध में याचिका लगाई थी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने, जो कि खारिज कर दी गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे विस्तार से, इतने लंबे प्रयासों के बावजूद भी हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद जी को कुछ हासिल नहीं हुआ, कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। देखिए, सबसे बड़ी चीज सोनल बताना चाहूंगा, अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी ने 4 दिन की अनशन किया था और आज महामंडलेश्वर शंकराचार्य के आदेश से उन्होंने अनशन समाप्त किया और कल उनकी याचिका पे सुनवाई हुई थी। उनकी याचिका का प्रथम दृष्टया यह रहा कि पूजा पाठ अर्चन जो किया जाता है भगवान विश्वेश्वर का, वो नियमित किया जाए, उसके लिए न्यायालय द्वारा परमिशन दिया जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया था कि उसको संरक्षित करके न्यायालय के चीजों को और वो संरक्षित होते हुए वहां पे जो साल में एक बार श्रृंगार गौरी की पूजा होती है और वहीं जो भगवान विश्वेश्वर मिले हैं उनकी पूजा पाठ होती है, तो उसके लिए जो है नियमित दर्शन पूजन की अनुमति दी जाए। याचिका की कल सुनवाई करके फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। जिला जज ने अपने यहाँ अजय कुमार विश्वेश की अदालत में जो है वो रख लिया गया था। आज जिला जज द्वारा जो है इस मामले को निरस्त कर दिया गया है और उसके बाद देखने वाली बात यह होगी कि लगातार जिस तरीके से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी दावा कर रहे थे कि नहीं, अगर यहाँ नहीं सुनवाई होती है तो हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और कहीं ना कहीं इसमें जिला प्रशासन और कई ऐसी चीजें हैं जिसको इन्वॉल्वेशन और उसको लेते हुए वो सुनवाई करवाएंगे अपनी और बातों को रखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो अनशन की प्रक्रिया रही, जो पूजा पाठ की रही, इसके पहले भी एक याचिका खारिज हो चुकी है, तो जो याचिका खारिज होने का सिलसिला वो लगातार जारी है। मेन अहम जो सुनवाई होनी है वो 4 जुलाई और 8 जुलाई को सुनवाई होनी है और अब देखने वाली बात यह होगी कि अविमुक्तेश्वरानंद का अगला स्टेप क्या होता है इसको लेके। सोनल जी बिल्कुल, आप इस पर नजर रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अब अगले जो कदम है अगला स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का, उसका सभी को इंतजार है। उन्होंने कहा था कि यदि मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं और आगे जाऊंगा। फिलहाल आपको बता दें कि पूजा पाठ के अधिकार को लेकर याचिका लगाई गई थी, जो कि कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई है। अब एक खबर लखनऊ से, जो कि सबको हैरत में डाल रही है। दरअसल लखनऊ में एक बेटे ने अपनी ही मां को मार दिया। बताया जा रहा है कि नाबालिग बेटे को मोबाइल फोन पर पबजी खेलने की लत थी। मां रोक टोक किया करती थी, गेम खेलने से मना करती थी, जो बेटे को इतना नागवार गुजरा कि आधी रात को उसने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। ये घटना लखनऊ के पीजीआई इलाके की है। यहाँ एल्डिको कॉलोनी में 40 साल की साधना, 16 साल का बेटा उसका और 10 साल की बेटी के साथ रहते थे। साधना के पति कोलकाता में रहते हैं, वे आर्मी ऑफिसर हैं। बताया गया कि साधना का बेटा पबजी गेम खेलने का आदी है। घर में वो गेम खेलने से रोकने पर अक्सर झगड़ा किया करता था, जबकि मां को ये बात पसंद नहीं थी और वो इसे लेकर लगातार टोकती थी। रविवार को मां ने एक बार फिर पबजी खेलने से उसे रोका तो गुस्से में आकर उसके बेटे ने लाइसेंसी पिस्टल उठाई और सीधे मां के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रिवॉल्वर को बेड पर ही छोड़ दिया। उसके बाद आरोपी ने छोटी बहन को धमकाया और उसे दूसरे कमरे में बंद कर दिया। ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी मां इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी
जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे और संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन तक ये उसी घर में अपनी सिस्टर के साथ रहा। आज जब कमरे से बदबू आने लगी तो फिर इसने अपनी तो 16 साल वो वक्त भी ऐसा है, ये उम्र भी ऐसी है कि आप जो भी कहेंगे बच्चा बगावत कर लेता है। और वाकई में ये समस्या इस वक्त पूरी दुनिया में है, लेकिन इसको कैसे कंट्रोल किया जाए ये अब समाज को सोचने की बेहद ज़रूरी है। इसमें पेरेंट्स भी अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मिलकर इस समस्या को ख़त्म करने की ज़रूरत है। फिलहाल वक्त अभी इजाज़त नहीं दे रहा, बुलेटिन में हमें इतना ही आपको है बताने के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।